नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, उनके वर्गीकरण और उनके उच्चारण स्थान के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग हिंदी के भाषिक तत्व, अक्षर, बलाघात, अनुतान और विवृत पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग वर्णों से मिला करके शब्द को बनाने की प्रक्रिया अर्थात वर्ण संयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। वर्ण संयोग टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यह वर्तनी शुद्धि में अपनी महती भूमिका निभाता है। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग वर्ण संयोग पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण संयोग। कभी कभी यह वर्ण संयोजन नाम से पूछा जाता है, वर्ण संयोजन के नाम से पूछा जाता है। कभी कभी यह वर्ण संक्षेपण के नाम से पूछा जाता है, वर्ण संक्षेपण के नाम से पूछा जाता है। और कहीं भी कभी यह वर्ण संश्लेषण के नाम से भी पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वर्ण संयोग, जिसे वर्ण संयोजन, वर्ण संक्षेपण या वर्ण संश्लेषण इन नामों से भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वर्ण संयोग क्या है। तो वर्णों को क्रमबद्ध रूप में, वर्णों को क्रमबद्ध रूप में मिलाकर, वर्णों को क्रमबद्ध रूप में मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया, सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोग है। वर्ण संयोग है, वर्ण संयोग है। वर्ण संयोग क्या है कि वर्णों को क्रमबद्ध रूप में मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोग है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ वर्णों को उल्टे पुल्टे क्रम में जोड़ दें जिससे कोई भी सार्थक शब्द न बने तो उसको हम वर्ण संयोग कहेंगे। तो यह वर्ण संयोग कहना उसको गलत है। अर्थात वर्ण संयोग क्या है कि वर्णों को क्रमबद्ध रूप में मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोग है। अर्थात हम वर्णों को क्रमबद्ध रूप में रखेंगे और उससे जो शब्द बनेगा वह क्या होगा, वह एक सार्थक शब्द बनेगा, तभी वह वर्ण संयोग माना जाएगा। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो हिंदी में दो प्रकार के वर्ण, हिंदी में दो प्रकार के वर्ण, वह वर्ण कौन कौन से हैं अर्थात स्वर तथा व्यंजन, अर्थात स्वर तथा व्यंजन। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण अर्थात स्वर तथा व्यंजन जब क्रमबद्ध रूप से मिलकर, जब क्रमबद्ध रूप से मिलकर सार्थक शब्द बनाते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे
वर्ण संयोग कहा जाता है, तो उसे वर्ण संयोग कहा जाता है। वर्ण संयोग किसे कहा जाता है कि वर्णों को क्रमबद्ध रूप में मिलाकर सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहा जाता है। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन जब क्रमबद्ध रूप से मिलकर सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे वर्ण संयोग कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में दो प्रकार के वर्ण स्वर और व्यंजन पाए जाते हैं। क्योंकि स्वर और व्यंजन पाए जाते हैं इसलिए स्वर और व्यंजन के संयोग से स्वर और व्यंजन जब एक क्रमबद्ध रूप में मिलकर के सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण संयोग कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि शब्द लेखन की दृष्टि से मानक होना चाहिए, अतः वर्ण संयोग में हिंदी के मानक वर्णों का प्रयोग होता है। वर्ण संयोग में हिंदी के मानक वर्ण का प्रयोग होता है तथा वर्तनी लेखन के मानक वर्ण संयोग में हिंदी के मानक वर्णों का प्रयोग होता है तथा वर्तनी लेखन के मानक नियमों का पालन किया जाता है। अर्थात क्या है कि वर्ण संयोग में हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी के मानक वर्ण का प्रयोग करते हैं, हिंदी के मानक वर्णमाला का प्रयोग कर सकते हैं कि हिंदी के मानक वर्णमाला का प्रयोग करते हैं और मानक वर्तनी का जो नियम होता है उनका भी यथास्थान पर क्या होता है, प्रयोग होता है, उनका भी क्या होता है, यथास्थान पर प्रयोग होता है। तो हिंदी के मानक वर्ण कौन कौन से हैं, तो आइए एक संक्षिप्त निगाह डाल लेते हैं। हालांकि पूर्व की कक्षा में हम लोग देख चुके हैं। तो हिंदी के मानक वर्ण तो मानक स्वर कौन कौन से हैं, तो ए, आ, ई, उ, दीर्घ ऊ, री, ए, ओ और ओ तथा औ है। मानक व्यंजन कौन कौन से हैं, तो मानक व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं, य, र, ल, व, स, श, स, ह, ड़ और अढ़। हिंदी में सब इतने
46 मानक वर्ण हैं। इसकी चर्चा हमने पीछे की कक्षा में कर लिया है। यदि आप लोग उस मानक वर्ण के विषय में स्पष्टता से जानना चाहते हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो हिंदी में कुल मानक वर्ण 46 हैं। हमने मानक वर्णों को यहाँ इसलिए लिख लिया है कि हमने कई पुस्तकों में और कई लोगों के वीडियो में भी देखा है कि बहुत से लोग अनुस्वार अर्थ और विसर्ग अर्थात अयोगवाह को वर्ण संयोग में या वर्ण विच्छेदन में सीधे अंग और अह के रूप में लिख देते हैं। लेकिन देखिए, मानक वर्ण के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग तथा अनुनासिक का अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक तथा संयुक्त व्यंजन का कोई चर्चा नहीं है। इसलिए वर्ण संयोग हो अथवा वर्ण विच्छेद हो, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक को मानक वर्ण से ही के आधार पर ही उनकी चर्चा की जाती है। तो आइए अब हम लोग वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन की स्थितियां देख लेते हैं कि वर्ण संयोग की स्थिति कैसी कैसी उत्पन्न होती है। वर्ण संयोग, वर्ण संयोजन, वर्ण संक्षेपण या वर्ण संश्लेषण अर्थात वर्णों का संश्लेषण किस रूप में होता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि वर्ण संयोग में कौन कौन सी स्थिति बनती है। तो आइए लिखते हैं, वर्ण संयोग में निम्नलिखित स्थिति, वर्ण संयोग में निम्नलिखित स्थिति बनती है। वर्ण संयोग में निम्नलिखित स्थिति बनती है जिसमें क्या है स्वर धन स्वर का संयोग, स्वर धन स्वर का संयोग। वर्ण संयोग में कई स्थितियां बनती हैं जिसमें हम लोग पहली स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहली स्थिति क्या बनती है कि स्वर और स्वर का संयोग अर्थात जब दो स्वर एक पास आ जाते हैं तो हम लोग उसका वर्ण संयोग क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं, उसके विषय में हम लोग क्या क्या सावधानी बरतते हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी में स्वर दो रूपों में पाया जाता है। हिंदी में स्वर कितने रूपों में पाया जाता है? दो रूपों में पाया जाता है। स्वर दो रूपों में पाया जाता है। वह रूप कौन कौन से हैं? स्वर दो रूपों में पाया जाता है। पहला है मूल वर्ण के रूप में, मूल वर्ण के रूप में, मूल वर्ण के रूप में मतलब अ, आ, ई, इस रूप में। दूसरा होता है मात्रा या वर्तनी रूप में, मात्रा या वर्तनी रूप में, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आदि इस रूप में। हिंदी में स्वर दो रूपों में पाया जाता है। पहला है मूल स्वर वर्ण के रूप में और दूसरा है मात्रा या वर्तनी रूप में। स्वर के साथ स्वर का संयोग वर्णमाला के सभी स्वरों को मूल स्वर मानकर ही, मूल स्वर वर्ण मानकर ही किया जाता है। मात्रा रूप में स्वर का कोई भी संयोग नहीं होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हिंदी में जो स्वर संयोग होता है वह मूल वर्ण के रूप में होता है।
स्वर और स्वर का संयोग मात्रा रूप में नहीं होता है। मात्राओं के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती है। हिंदी में जो स्वर के साथ संयोग स्वर के साथ स्वर का जो संयोग होता है वह केवल मूल वर्ण के रूप में ही होता है, मात्रा के रूप में नहीं होता है। दो या अधिक स्वरों के एक साथ संपर्क में आने पर स्वर संयोग की क्रिया होती है। स्वर संयोग की क्रिया कब होती है? कि जब दो या दो से अधिक स्वर एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है? स्वर संयोग की क्रिया होती है। अब स्वर संयोग किसे कहते हैं? तो स्वर संयोग से तात्पर्य है कि एक से अधिक स्वर वर्णों का एक शब्द में एक साथ पाया जाना। स्वर संयोग क्या होता है? स्वर संयोग होता है, स्वर संयोग क्या होता है? स्वर संयोग क्या होता है कि एक से अधिक स्वरों का एक से अधिक स्वरों का एक शब्द में पाया जाना। अर्थात एक शब्द में एक से अधिक स्वर पाया जाना। अर्थात एक शब्द में एक से अधिक स्वर संयोग करते हैं, अर्थात पास पास आ जाते हैं। स्वर संयोग उन स्वर वर्णों का होता है जिनका उच्चारण एक अक्षर में न करके अलग अलग अक्षरों में किया जाता है। तो उम्मीद है कि स्वर संयोग समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी में स्वर दो रूपों में पाया जाता है, मात्रा रूप में तथा मूल स्वर वर्ण के रूप में। स्वर के साथ स्वर का संयोग वर्णमाला के सभी स्वरों को मूल स्वर वर्ण मानकर ही किया जाता है, मात्रा मानकर स्वर का संयोग स्वर के साथ नहीं होता है। दो या अधिक स्वरों का एक साथ संपर्क में आने पर स्वर संयोग की क्रिया होती है। स्वर संयोग से हमारा तात्पर्य है कि एक से अधिक स्वर वर्णों का एक शब्द में एक साथ पाया जाना, यानी एक से अधिक स्वर एक शब्द में पास पास आ जाते हैं। स्वर संयोग उन स्वर वर्णों का होता है जिनका उच्चारण एक अक्षर में न करके अलग अलग अक्षरों में किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है पढ़ाई। अब इसमें एक से अधिक स्वर पास पास में आते हैं। कैसे? जैसे हम लोग प आ धन ढ आ धन ई। यहां पर हम लोग देखते हैं आ तथा ई दोनों स्वर मिलकर एक दूसरे से क्या करते हैं? स्वर संयोग की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार एक शब्द हम लोग देख लेते हैं नहाए। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो न अ धन है आ धन ए। इस प्रकार हम यहां देखते हैं कि आ तथा ए दो स्वरों का संयोग एक साथ होता है। उसी प्रकार आइए और शब्द देख लेते हैं आइए। यहां पर क्या है? इसका वर्ण विच्छेद आ धन ई धन ए। आइए। यहां पर आ ई ए तीनों स्वर हैं और तीनों स्वर संयोग की क्रिया करके एक शब्द बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग वर्ण संयोग की जो पहली स्थिति देखते हैं कि स्वर और स्वर का संयोग, तो स्वर और स्वर का संयोग इस रूप में होता है, मूल स्वर वर्ण के रूप में होता है, मात्रा के रूप में नहीं होता है। यहाँ पर जो ध्वनियां हैं, यहाँ पर जो स्वर की ध्वनियां हैं, जैसे ढ़ के साथ आ है और ई है, यह क्या है? यह दोनों अलग अलग अक्षर में हैं। इसी प्रकार नहाए का जो है के साथ आ है और ए है, यह दोनों अलग अलग अक्षर में है। उसी प्रकार आइए में आ अलग अक्षर है, ई अलग अक्षर है तथा ए अलग अक्षर है। यदि आप लोगों को अक्षर नहीं पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है तो आप लोग हिंदी के भाषिक तत्व में
भाग है अक्षर का, हमने उसको विस्तृत चर्चा किया हुआ है, आप लोग उसमें देख लेंगे तो अक्षर के विषय में आपका कोई भी संशय नहीं रह जाएगा, सभी संशय खत्म हो जाएंगे। तो हमने स्वर हमने वर्ण संयोग की पहली स्थिति देखा कि स्वर और स्वर का संयोग किस प्रकार से होता है। आइए अब हम लोग वर्ण संयोग की एक अगली स्थिति देखते हैं। वह स्थिति कौन सी है? तो वर्ण संयोग की दूसरी स्थिति क्या है कि स्वर और व्यंजन का संयोग। स्वर और स्वर का संयोग तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर अथवा स्वर और व्यंजन का संयोग। जो दूसरी हमारी स्थिति वह क्या होती है? वह स्थिति होती है स्वर तथा स्वरधन व्यंजन का संयोग। स्वरधन व्यंजन का संयोग, इसको लिख सकते हैं स्वर और व्यंजन का संयोग, स्वर तथा व्यंजन का संयोग, या हमने लिख दिया है स्वरधन व्यंजन का संयोग। हम लोग जानते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जबकि व्यंजन उच्चारित होने के लिए स्वर पर आश्रित होते हैं। एक अक्षर में स्वर सदैव व्यंजन के पश्चात उच्चारित होते हैं। व्यंजन के पश्चात स्वर सदा मात्रा के रूप में ही आता है। यदि व्यंजन के पश्चात कोई स्वर आता है तो वह कहाँ आता है? उस अक्षर में। यदि व्यंजन के पश्चात एक अक्षर में स्वर आता है तो वह क्या करता है? वह सदैव मात्रा के रूप में ही आता है, वह स्वर वर्ण के रूप में नहीं आता है। व्यंजन के पश्चात स्वर सदा किस रूप में आता है? मात्रा के रूप में आता है। स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर उसे क्या कर देते हैं? उसे उच्चारित कर देते हैं। और लेखन की दृष्टि से क्या कर देते हैं? तो लेखन की दृष्टि से उसे हलंत रहित कर देते हैं। अर्थात जो व्यंजन वर्ण मूल रूप में हलंत के रूप में लिखे रहते हैं, हलंत चिन्ह के साथ लिखे रहते हैं, यदि उनके साथ स्वर का संयोग होता है तो हलंत चिन्ह हट जाता है। स्वर व्यंजन के इस संयोग में स्वर वर्णों का क्या होता है कि लिखित रूप बदलकर छोटा हो जाता है और स्वर मात्रा के रूप में, स्वर किस रूप में आ जाता है? मात्रा के रूप में व्यंजन से जुड़ जाता है। लेकिन अ स्वर के साथ यह अपवाद है, अ अपना कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं जोड़ता है, अ कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं छोड़ता है। स्वरों का जो यह छोटा परिवर्तित रूप होता है वह व्यंजन के साथ मिलकर लिखा जाता है। वह क्या कहा जाता है? मात्रा कहलाता है। वह क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। तो स्वर और व्यंजन का संयोग किस प्रकार से होता है? तो स्वर और व्यंजन का संयोग जब व्यंजन के बाद, फिर से समझिए कि जब व्यंजन के बाद स्वर आता है, जब व्यंजन के बाद स्वर आता है तो वह स्वर वर्ण के रूप में नहीं आता है, बल्कि वह स्वर मात्रा के रूप में आता है। और वह क्या करता है? वह व्यंजन वर्ण को हलंत रहित कर देता है और उसके साथ मात्रा के रूप में अपना रूप बदलकर छोटा कर लेता है और व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। स्वर की मात्रा कैसी कैसी होती है? तो आइए हम लोग देखते हैं। स्वरों का व्यंजन संयोग, स्वरों का व्यंजन के साथ संयोग, स्वरों का व्यंजन के साथ संयोग निम्नवत होता है। स्वरों का व्यंजन के साथ संयोग निम्नवत होता है। व्यंजन के साथ स्वर आते हैं तो वह व्यंजन के बाद आते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, स्वर कौन सा है? स्वर कौन सा है? पहले लिखेंगे कि कौन सा स्वर है, इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है। इसका क्या होता है कि मात्रा चिन्ह क्या होता है? मात्रा चिन्ह क्या होता है? स्वर कौन सा है? मात्रा चिन्ह क्या है? इसका संयोग किस प्रकार से होता है
और इसका उदाहरण क्या है। तो हम लोग सबसे पहले स्वर ए को देख लेते हैं। स्वर ए को देख लेते हैं तो इसका कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है। और यह कैसे संयोग करता है, तो हम लोग व्यंजन वर्ण कै को लेकर के सभी उदाहरण देखते हैं। यह संयोग कै से लेकर के है तक सभी वर्णों के साथ समान रूप से प्रयोग में होता है। कै के साथ हम लोग जब ए का संयोग करते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह हल सहित कै हो जाता है। अब इसका उदाहरण क्या हो गया, जैसे कल हो गया या कलम हो गया। इसी प्रकार हम एक एक उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा स्वर क्या है, आ है। इसका मात्रा चिन्ह क्या है, तो खड़ी पाई है। खड़ी पाई है, यह किस प्रकार से मिलता है, तो हल सहित कै धन आ, यह किस रूप में होता है, इस का के रूप में होता है। और क्या बन जाता है, कागज। कागज। अब तीसरा स्वर है ह्रस्व ई। इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से होता है। यह कै के साथ मिलकर के किस रूप में आता है, तो इस रूप में आता है कि क्या हो गया, किताब या किसान। किसान। दीर्घ ई का किस प्रकार संयोग होता है, इसका मात्रा चिन्ह इस रूप में होता है, कै धन दीर्घ ई बराबर क्या हो गया, की। यह किस रूप में होता है, तो हो गया कील। ह्रस्व उ, इसका मात्रा चिन्ह इधर से होता है, कै धन उ बराबर क्या होता है, कु। ये क्या हो गया, कुल हो गया। दीर्घ उ, इसका मात्रा चिन्ह इस रूप में होता है, हल सहित कै धन दीर्घ उ बराबर क्या हो गया, कु। इसका उदाहरण क्या हो गया, तो इसका उदाहरण हो गया कूप। क्या हो गया इसका उदाहरण, कूप। अब अगला स्वर देख लेते हैं, री है। इसका मात्रा चिन्ह इस रूप में होता है, कै के साथ किस प्रकार यह संयोग करता है, तो कै धन री बराबर क्री। क्या हो गया, कृष्ण। क्या हो गया, कृष्ण। ए का मात्रा चिन्ह एक होता है। यह कै के साथ कैसा संयोग करता है, तो कै धन ए बराबर के। क्या हो गया, केला। केला, इसका एक उदाहरण हो गया केला। उसी प्रकार ऐ, इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है, तो शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा का चिन्ह होता है, कै धन ए बराबर कै। कै धन ए बराबर कै। क्या हो गया, कैलाश। क्या हो गया, कैलाश। ओ, इसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार से होता है, यह क्या हो गया, कै धन ओ। कै धन ओ बराबर को। क्या हो गया, कोश। क्या हो गया, कोश। क्या हो गया, कोश। उसी प्रकार औ, इसका मात्रा चिन्ह क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया, औ कै धन औ। कै धन औ बराबर कौ। क्या हो गया, कौशल। कौशल। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर और व्यंजन का संयोग में क्या होता है कि व्यंजन के साथ
सभी स्वर मिलकर क्या कर लेते हैं, व्यंजन व्यंजन के साथ सभी स्वर क्या होता है कि मिल करके मात्रा का रूप धारण कर लेते हैं और व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में सभी स्वर लग जाते हैं। व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में सभी स्वर लग जाते हैं। सभी स्वर व्यंजन के बाद मात्रा के रूप में लग जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे लेकर के है तक, कैसे लेकर के है तक, या कह लीजिए कि सभी संयुक्त वर्णों के साथ अर्थात सभी व्यंजन वर्णों के साथ, सभी व्यंजन वर्णों के साथ क्या होता है कि सभी स्वर मात्रा के रूप में संयोग कर लेते हैं। अपना कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं छोड़ता, वह क्या करता है, वह केवल अधूरे व्यंजन वर्ण को, वह क्या करता है, केवल अधूरे व्यंजन वर्ण को अर्थात हल सहित व्यंजन वर्ण का वह हल चिन्ह गायब कर देता है। हल चिन्ह क्या करता है, हटा लेता है। हल चिन्ह क्या करता है, हटा देता है। तो हम लोग देखें कि सभी स्वर सभी स्वर क्या होते हैं, सभी व्यंजन वर्णों के साथ संयोग करके मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं, ए स्वर को छोड़ करके, ए स्वर को छोड़ करके। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमने देखा कि स्वर और व्यंजन का संयोग किस प्रकार से होता है। व्यंजन के साथ स्वर संयोग करते हुए कुछ विशेष स्थितियां बनाती हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ व्यंजन वर्णों के साथ, विशेष में इसको लिख लीजिए, कुछ व्यंजन वर्णों के साथ, कुछ व्यंजन वर्णों के साथ, कुछ व्यंजन वर्णों के साथ स्वर, कुछ व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण संयोग करके, कुछ व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण संयोग करते, स्वर वर्ण संयोग करके एक अलग ही रूप बनाते हैं। एक अलग ही रूप, एक अलग ही रूप बनाते हैं, एक अलग ही रूप बनाते हैं। यथा माने जैसे, यह नियम क्या कह रहा है कि कुछ व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण संयोग करके एक अलग रूप बना लेते हैं, अर्थात अन्य रूपों से भिन्न कुछ अलग रूप बना लेते हैं। कौन है, पहला है र व्यंजन वर्ण के साथ, र व्यंजन वर्ण के साथ, र व्यंजन वर्ण के साथ ह्रस्व तथा दीर्घ ऊ स्वर मिलकर या संयोग करके मात्रा रूप में र के कहाँ जुड़ते हैं, मध्य भाग में, र के मध्य भाग में, र के मध्य भाग में जुड़कर, र के मध्य भाग में जुड़कर क्रमशः रू तथा रूप बनाते हैं। कुछ व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण संयोग करके एक अलग ही रूप बनाते हैं। जैसे र व्यंजन वर्ण के साथ
ह्रस्व उ तथा दीर्घ उ स्वर वर्ण संयोग करके मात्रा के रूप में क्या आते हैं, वह र के मध्य भाग में जुड़कर क्रमशः रू तथा दीर्घ रू रूप बनाते हैं, दीर्घ रू बनाते हैं। उसी प्रकार दूसरा है यहां इसको आप लोग र को हलंत कर लीजिए, हलंत, हाँ हलंत रूप में रहेगा, ठीक रहेगा। स व्यंजन वर्ण के साथ, स व्यंजन वर्ण के साथ, स व्यंजन वर्ण के साथ री स्वर जुड़कर स व्यंजन वर्ण के साथ, स व्यंजन वर्ण के साथ री स्वर जुड़कर एक अलग रूप कौन सा बनाता है, इस रूप में श्री रूप बनाता है, एक अलग रूप श्री रूप बनाता है। तो स्वर और जब व्यंजन का संयोग होता है तो सभी व्यंजन वर्णों के साथ अ को छोड़ करके सभी स्वर मात्रा रूप में उसके आगे पीछे ऊपर नीचे यथास्थान जैसा उनका मानक वर्तनी में स्थान निर्धारित है उसी स्थान पर वह जुड़ जाते हैं। लेकिन दो व्यंजन वर्णों के साथ कुछ स्वर एक अलग ही रूप धारण करते हैं। जैसे र व्यंजन वर्ण के साथ हमने देखा कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ क्या करते हैं, नीचे ऊपर आगे पीछे न लग के उसके मध्य में अर्थात उसके कमर भाग में लग करके रू और दीर्घ रू रूप बनाते हैं। उसी प्रकार श व्यंजन वर्ण के साथ री जुड़ करके श्री इस तरह से इस रूप को बनाता है। श्रृंगार श्रृंखला इस रूप में जो शब्द आते हैं उस रूप में क्या होता है, यह बनाता है। यह तो हो गया कि स्वर जब व्यंजन के बाद आता है। स्वर कहाँ आता है, व्यंजन के बाद आता है। स्वर कहाँ आता है, व्यंजन के बाद आता है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि स्वर क्या होता है, वह व्यंजन के पहले आता है, क्या हो कि यदि स्वर क्या हो वह व्यंजन के पहले हो तो कुछ व्यंजन वर्णों के साथ स्वर व्यंजन वर्ण क्या होता है कि स्वर यदि व्यंजन वर्ण के पूर्व आता है तो उसका व्यंजन वर्ण के साथ संयोग नहीं होता है, उसका व्यंजन वर्ण के साथ क्या होता है, संयोग नहीं होता है। किस रूप में नहीं होता है कि मात्रा के रूप में नहीं होता है। यदि इसको भी लिख लेते हैं, इसको विशेष करके लिख लेते हैं, यदि व्यंजन वर्ण के पूर्व स्वर आता है, यदि व्यंजन वर्ण के पूर्व स्वर आता है तो स्वर अपने मूल रूप में ही आता है, मात्रा रूप में बिल्कुल भी नहीं, मात्रा रूप में नहीं। क्या कह रहा है कि यदि व्यंजन वर्ण के पूर्व स्वर आता है तो स्वर अपने मूल रूप में ही आता है, मात्रा रूप में नहीं आता है। जैसे अभी तो हमने देखा था कि नहाए का हम लोग उदाहरण लिए थे, तो इसमें क्या हुआ, न अ धन है आ
धन ए, यानी यह ए जो है वह है के पूर्व में आता है। मान लीजिए यहाँ पर न होता, यहाँ पर अगर यदि न भी नहीं होता तो क्या होता, यह ए क्या करता, इस है से कोई भी संयोग नहीं करता, कोई भी संयोग क्या करता, नहीं करता। तो क्या कर रहा है कि यदि व्यंजन वर्ण के पूर्व स्वर आता है तो स्वर अपने मूल रूप में ही आता है, मात्रा के रूप में नहीं आता है, मात्रा के रूप में नहीं आता है। स्वर यदि व्यंजन वर्ण के पूर्व आता है तो उसका व्यंजन वर्ण के साथ संयोग मात्रा के रूप में नहीं होता है, उसका मूल स्वर वर्ण के रूप में ही संयोग होता है। अब आइए हम लोग वर्ण संयोग की अगली स्थिति देखते हैं। तो वर्ण संयोग की अगली स्थिति क्या है, हमने स्वर के साथ संयोग देखा, हमने स्वर का व्यंजन के साथ संयोग देखा, स्वर के साथ संयोग देखा, और हमने फिर क्या देखा, स्वर का व्यंजन के साथ संयोग देखा। तो स्वर का व्यंजन के साथ संयोग में दो स्थितियां बनती हैं कि पहली स्थिति क्या बनती है कि पहले व्यंजन आता है उसके बाद स्वर आता है। यदि पहले व्यंजन आता है और उसके बाद स्वर आता है तो क्या होता है कि व्यंजन के साथ स्वर जुड़ करके मात्रा के रूप में अपना रूप बना लेता है। और यदि व्यंजन के पहले स्वर आता है, यदि व्यंजन के पहले स्वर आता है तो स्वर क्या करता है, वह अपने मूल रूप में ही रहता है। वह अपने किस रूप में रहता है, मूल रूप में रहता है, वह मात्रा के रूप में नहीं आता है। अब तीसरी क्या स्थिति होती है कि यदि दो व्यंजन एक साथ मिल जाएं, यह स्थिति क्या है, व्यंजन धन व्यंजन का संयोग, व्यंजन धन व्यंजन का संयोग, व्यंजन धन व्यंजन का संयोग। वर्ण संयोग की जो तीसरी स्थिति बनती है वह बनती है व्यंजन और व्यंजन का संयोग। तो जब एक व्यंजन वर्ण के पश्चात दूसरा व्यंजन वर्ण आता है तो इसे व्यंजन संयोग कहा जाता है। जब एक व्यंजन वर्ण के पश्चात दूसरा व्यंजन वर्ण आता है तो इसे व्यंजन संयोग कहा जाता है। व्यंजन वर्णों को मानक रूप में हम लोग जानते हैं कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, तो 4 तरीकों से लिखा जाता है। तो आइए हम लोग व्यंजन और व्यंजन का संयोग कैसे होता है इसको देखते हैं। तो जब एक व्यंजन वर्ण के पश्चात दूसरा व्यंजन वर्ण आता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संयोग कहते हैं। जब एक व्यंजन वर्ण के पश्चात दूसरा व्यंजन वर्ण आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण का संयोग कहते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि हिंदी व्यंजन वर्णों को मानक रूप में लिखे जाने के कुल 4 तरीके हैं, और उन तरीकों में व्यंजन संयोग कैसे होता है तो हम लोग देखते हैं। व्यंजन संयोग की पहली स्थिति, व्यंजन संयोग की पहली स्थिति क्या होती है, व्यंजन संयोग की पहली स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं, पहली स्थिति है कि मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन, मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन का व्यंजन से संयोग, व्यंजन से
संयोग। मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन का व्यंजन से संयोग। तो मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन को हम लोग क्या कह देते हैं? पूंछ वाले व्यंजन। क्या कह देते हैं? पूंछ वाले व्यंजन का पूंछ वाले व्यंजन का व्यंजन से संयोग। पूंछ वाले व्यंजन का व्यंजन से संयोग। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन या पूंछ वाले व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं? तो हिंदी में कितने होते हैं? तो हिंदी में मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने होते हैं? तो वह दो होते हैं। कौन कौन से हैं? क तथा फ। क तथा फ। पूंछ वाले या मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने होते हैं? तो वह दो होते हैं, क तथा फ। तो हम लोग क तथा फ का जब किसी व्यंजन के साथ संयोग करते हैं, अर्थात दोनों हलंत सहित हैं, हम लोग जब मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन या पूंछ वाले व्यंजन क तथा फ का जब व्यंजन वर्णों के साथ जिसमें स्वर नहीं होता है संयोग करते हैं, तो उन्हें दूसरी व्यंजन वर्णों में मिलाते समय क्या करते हैं? उनकी जो यह पूंछ होती है इनको हटा देते हैं, और ये जो पाई से जुड़ा हुआ, खड़ी पाई से जुड़ा हुआ भाग है, इसको उनको सीधा करके क्या करते हैं? अगले व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ देते हैं। उनको क्या करते हैं? अगले व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन या पूंछ वाले व्यंजन का व्यंजन से संयोग करते क्या करते हैं? क तथा फ जैसे व्यंजन वर्णों में जब स्वर नहीं होता तो क्या करते हैं? उन्हें दूसरे व्यंजन वर्णों से मिलाते हुए उनकी पूंछ काट देते हैं, और जो पाई से लगा हुआ छोटा सा भाग होता है उसे सीधी करके अगले व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ देते हैं। उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे क है, इसका यदि ए के साथ हम लोग संयोग करते हैं तो क्या होता है? इसका पूंछ वाला भाग काटकर इस प्रकार से लिख देते हैं क्या। इसी प्रकार फ है और इसको हम लोग ल में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? इस प्रकार इसका पूंछ काट करके इस प्रकार से लिख देते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं क्या का। तो एक शब्द हो गया क्यारी, और फैल का क्या हो गया? तो मान लीजिए फ्लू हो गया। यानी कि पहला जो व्यंजन और व्यंजन का संयोग है, तो मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन का व्यंजन से संयोग या पूंछ वाले व्यंजन का व्यंजन से संयोग क्या करते हैं? जो दो व्यंजन वर्ण पूंछ वाले हैं उनका पूंछ हटा करके उनका पूंछ जो थोड़ा सा बचता है उसको सीधा करके अगले व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ देते हैं। अब दूसरी स्थिति कौन सी बनती है? पहला है मध्य में खड़ी पाई वाले, अब दूसरा है अंत में खड़ी पाई वाले, अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन से संयोग। अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन का व्यंजन से संयोग। तो अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्णों में जब स्वर नहीं होता है तो दूसरे व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ते समय उनके अंत की खड़ी पाई को हटा देते हैं। क्या करते हैं? अंत की खड़ी पाई को
खड़ी पाई को, अंत की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। पहले में क्या आता है, पूंछ वाले व्यंजन का या मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन का, तो पूंछ उसका अलग कर दिया जाता है, पूंछ उसका हटा दिया जाता है। लेकिन जब अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं तो क्या करता है कि क्या किया जाता है, व्यंजन के साथ संयोग करते हुए उनका अंत की खड़ी पाई को हटा लिया जाता है। तो अंत में खड़ी पाई वाले कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो अंत में खड़ी पाई वाले कुल 22 व्यंजन होते हैं। कुल कितने व्यंजन होते हैं, 22 व्यंजन होते हैं। कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो 22 व्यंजन होते हैं। उसको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वतः पता लगा सकते हैं। क्या करते हैं कि उसके अंत की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। अब जैसे ग है और इसमें हम लोग ल जोड़ दें तो इस प्रकार क्या हो जाए, इसका बाद वाला पाई यानी ये पाई हटा देते हैं, देखो ग्लय हो गया। इसके शब्द क्या बन गया, शब्द बना ग्लानि, ग्लानि। इसी प्रकार क हुआ, इसमें हम लोग यह जोड़ दें, क्या हो गया प्य, क्या शब्द बन गया प्याज। इसी प्रकार स है, उसमें यह जोड़े, क्या बन गया स्या बन गया। कौन सा शब्द बन गया, स्याही। कौन सा शब्द बना, स्याही। तो अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन का व्यंजन से संयोग करते क्या करते हैं कि अंत की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है, अंत की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। अब आइए इसका चौथा नियम देख लेते हैं, इसका चौथा नियम देख लेते हैं। वह चौथा नियम क्या कहता है, वह चौथा नियम क्या कहता है, व्यंजन का व्यंजन के संयोग में हम लोग दूसरा नियम पढ़ लिए हैं। तीसरा नियम क्या कहता है ये देखते हैं। तो तीसरा नियम कहता है कि अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन, इसका तीसरा कौन सा है, तो अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन। अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन। अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन का व्यंजन वर्ण के साथ संयोग करते समय उनकी आधार को नहीं बदला जाता है। यानी जो अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, जो अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, वह क्या करते हैं कि जब दूसरे व्यंजन वर्ण के साथ संयोग करते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अर्थात अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन का व्यंजन वर्ण के साथ संयोग करते समय उनके आधार को नहीं बदलते हैं, बल्कि आगे आने वाले व्यंजन वर्ण को उनके नीचे लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है, उनके नीचे लिख दिया जाता है, अथवा उनके नीचे हलंत लगा करके अगले व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, अगले व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन कौन से हैं, तो पहला है न, दूसरा है ट, ठ, ड, ढ, और क्या हो गया है, 1 2 3 4 5 6। अधूरी पाई वाले व्यंजन कौन कौन से है, तो न हुआ, ट हुआ, ठ हुआ, ड हुआ, ढ हुआ और द है हुआ और द हुआ। ढ, द और है। इस प्रकार ये कितने वर्ण हो गए, तो 7 वर्ण हो गए। अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन का जब अन्य व्यंजन के साथ संयोग होता है तो दूसरे व्यंजन को
यानी बाद वाले दूसरे व्यंजन को इन व्यंजन वर्णों के नीचे, इन व्यंजन वर्णों के नीचे लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है वर्ण संयोग करते समय कि अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन का व्यंजन वर्ण के साथ संयोग करते समय इनके आधार को नहीं बदलते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि आगे आने वाले व्यंजन वर्ण को उनके नीचे क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। जैसे हम लोग कहीं कहीं पर गंगा इस तरह से लिखा हुआ है, या कहीं कहीं खड़ी पाई इस तरह से गंगा इस तरह से लिखा हुआ देखते हैं। इसी प्रकार मिट्टी है तो मिट्टी इस प्रकार से लिखी रहती है, लड्डू है तो लड्डू इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। यानी अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन को, अधूरे व्यंजन को ऊपर लिख दिया जाता है और पूरे व्यंजन को नीचे लिख दिया जाता है। और उस पे क्या क्यों पूरा रहता है, क्योंकि स्वर बाद वाले व्यंजन के साथ रहता है। अब मानक रूप में क्या हो गया है, अब मानक रूप में नीचे लिखना उतना मानक नहीं माना गया है, बल्कि क्या किया जाता है, बल्कि पहले वाले व्यंजन को पूरा लिखते हैं, लेकिन उसके आगे हलंत लगा करके उसके पहले लिख दिया जाता है। अब गंगा इस प्रकार से लिख दिया जाता है, इसी प्रकार मिट्टी इस रूप में लिखी जाती है, और लड्डू क्या किया जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। लड्डू क्या किया जाता है, इस रूप में लिखा जाता है। अब मानक रूप में क्या किया जाता है, वर्णों को ऊपर नीचे न लिख करके स्वर रहित व्यंजन वर्ण पर हल लगा करके पहले लिख दिया जाता है। पहले क्या लिख दिया जाता है, हलंत लगा करके लिख दिया जाता है। अब व्यंजन संयोग की जो चौथी स्थिति बनती है, वह चौथी स्थिति क्या होती है, वह चौथी स्थिति होती है कि पाई रहित वाले वर्ण, पाई रहित व्यंजन वर्ण, पाई रहित व्यंजन वर्ण। हमने सबसे पहले देखा कि जिसके मध्य में पाई हो उसका क्या करते हैं, या पूंछ वाले व्यंजन को क्या करते हैं, तो उनका पूंछ हटा देते हैं। दूसरा क्या होता है कि अंत पाई, तो उसमें क्या करते हैं, अंत की पाई हटा देते हैं व्यंजन संयोग करते समय। तीसरा होता है अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन, उसमें क्या किया जाता है कि पहले वाले व्यंजन वर्ण को ऊपर लिख दिया जाता है और उसके नीचे दूसरा व्यंजन वर्ण लिखा जाता है, या पहले वाले व्यंजन वर्ण के नीचे हल्का चिन्ह लगा करके दूसरे व्यंजन वर्ण के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। लेकिन चौथी स्थिति क्या बनती है, चौथी स्थिति क्या बनती है कि पाई रहित वाले व्यंजन कौन है, तो पाई रहित वाले व्यंजन हिंदी में दो हैं, वह कौन कौन से हैं, वह कौन कौन से हैं, तो वह छ तथा र है। वह कौन सा है, वह छ तथा र है। ये दोनों पाई रहित व्यंजन है, यह दोनों पाई रहित व्यंजन है। कुछ पुस्तकों में हमने इनको अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन के कॉलम में देखा है, लेकिन हम लोग स्वतः ही देख सकते हैं इसका लेखन कि इन दोनों में कहीं पर भी पाई का कोई निशान नहीं है। अतः इनको एक नई कैटेगरी, एक नए श्रेणी यानी पाई रहित व्यंजन वर्ण में रखा गया है। तो हिंदी में पाई रहित दो व्यंजन वर्ण आर और छ हैं, र तथा छ है। स्वर रहित र व्यंजन वर्ण अगले व्यंजन वर्ण के साथ क्या करता है, रेफ के रूप में आ जाता है। स्वर रहित र व्यंजन वर्ण, स्वर रहित र व्यंजन वर्ण, स्वर रहित र व्यंजन वर्ण अगले व्यंजन के साथ
रेफ यानी इस रूप में, रेफ रूप में संयोग करता है। रेफ रूप में संयोग करता है। पाई रहित व्यंजन वर्ण हिंदी में दो हैं, र हैं और छ हैं। तो स्वर रहित र व्यंजन वर्ण अगले व्यंजन वर्ण के साथ र रूप में संयोग करता है। किस रूप में? जैसे कर्म में जो यह र है, यह क्या है? यह रेफ रूप में है। क्या है? यह रेफ के रूप में है। हिंदी में छ किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ, हिंदी में क्या होता है कि जो छह व्यंजन वर्ण है वह किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर रहित रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता है। स्वर रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता है। हिंदी में र तो जब स्वर रहित आता है तो वह आने वाले अगले व्यंजन वर्ण के स्वर पर यानी रेफ के रूप में आ जाता है, जबकि छ किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ, जैसे छ किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर रहित रूप में हिंदी में दृष्टिगोचर नहीं होता है। हिंदी के शब्दों में स्वर रहित कभी भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। आइए इसकी अगली स्थिति देख लेते हैं। तो हमने जो हिंदी के मानक व्यंजन वर्ण हैं उनको देखा कि उनका व्यंजन के साथ किस प्रकार से संयोग होता है। तो हमने देखा कि हिंदी के जो व्यंजन वर्ण हैं उनको लेखन के 4 तरीके हैं, और उन लेखन के 4 तरीकों के आधार पर हमने उनको अगले व्यंजन वर्ण के साथ संयोग की स्थितियों में देखा। तो पहला कौन सी स्थिति था कि मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन अर्थात पूंछ वाले व्यंजन, तो उनका अगले व्यंजन वर्ण के साथ संयोग करते हुए क्या किया जाता है कि उनकी पूंछ को अलग काट कर उनकी पूंछ को हटा दिया जाता है, और जो खड़ी पाई से लगा हुआ छोटा भाग होता है उसको सीधा करके अगले व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ देते हैं। दूसरा होता है अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण। तो अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण अगले व्यंजन वर्ण के साथ संयोग करके उनकी खड़ी पाई हटा दिया जाता है। तीसरा होता है कि मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन। तो मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन को क्या किया जाता है कि स्वर रहित को ऊपर लिख दिया जाता है और स्वर सहित को उसके नीचे लिख दिया जाता है। लेकिन अब मानक वर्तनी में क्या किया जाता है कि स्वर रहित व्यंजन वर्ण को पूरा लिखा जाता है, उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। और जो चौथी स्थिति होती है वह होती है कि पाई रहित व्यंजन वर्ण। तो हिंदी में पाई रहित व्यंजन वर्ण 2 हैं, र है और तथा छ है। र जब स्वर रहित होता है अर्थात वह अगले व्यंजन वर्ण के साथ संयोग करता है तो उसके सिर पे यानी रेफ के रूप में सवार हो जाता है, और छ किसी भी हिंदी के शब्द में स्वर रहित छ का प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं होता है। आइए अब संयुक्त व्यंजन के रूप में देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन के रूप में देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बनती हैं। तो चौथी स्थिति हम लोग देख लेते हैं। वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग या वर्ण संक्षेपण या वर्ण संश्लेषण की जो चौथी स्थिति होती है वह क्या होती है? चौथी स्थिति जो होती है वह क्या होती है? संयुक्त व्यंजन का जो संयोग होता है। तो हिंदी में व्यंजन संयोग की 4 ऐसी स्थितियां बन पड़ती हैं कि लेखन की दृष्टि से उन्हें एक नई लिपि के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। क्या हो गया है कि लेखन की दृष्टि से उन्हें एक नई लिपि के रूप में ही मान्यता प्राप्त हो गई है। उन्हें नई लिपि में ही मानक माना जाता है। इन व्यंजन वर्णों को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ये कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं? तो हिंदी में 4 व्यंजन वर्ण हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो हम लोग जानते हैं क्ष किससे बना हुआ है? क और
स से मिलकर बना हुआ है। त्र किससे बना हुआ है? तो त और र से मिलकर बना हुआ। ज्ञ किससे बना हुआ है? तो ज और य से बना हुआ है। श्र किससे बना हुआ है? तो स और र से मिलकर बना हुआ है। ऐसी स्थिति बन पड़ी है कि इन संयुक्त व्यंजन वर्णों को एक नई लिपि, ये दोनों जो ये चारों संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं, इनको क्या किया गया है कि एक नई लिपि के रूप में इनको मान्यता दे दिया गया है। और ये नई लिपि इनके लिए मानक है। ये नई लिपि क्या है? इनके लिए मानक है। इन व्यंजन वर्णों को यदि हम लोग इस रूप में लिख दें तो क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्षेत्र है, तो हम लोग इसको इस रूप में नहीं लिख पाएंगे। क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। यही रूप इसका मानक है। तो संयुक्त व्यंजन के संयोग के विषय में हम लोग समझ चुके हैं। आइए अब अगली, यह 5वां था। आइए अब हम लोग इसकी अगली स्थिति देख लेते हैं। इसकी अगली स्थिति, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है। तो आइए हम लोग अब इसकी 6ठी स्थिति देख लेते हैं। तो इसकी 6ठी स्थिति कौन सी होती है? इसकी 6ठी स्थिति है र वर्ण का संयोग। र वर्ण का संयोग, र वर्ण का संयोग। र क्या है? र एक अंतःस्थ व्यंजन है, लेकिन यह अपने लेखन की दृष्टि से एक बहुत ही अनोखा व्यंजन वर्ण है। र क्या है? र एक अंतःस्थ व्यंजन है। इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। यह क्या है? तो यह लेखन की दृष्टि से एक अनोखा वर्ण है। यह क्या है? यह लेखन की दृष्टि से एक अनोखा वर्ण है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो र वर्ण को लिखने के लिए हम लोग कई तरीके अपनाते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि स्वर रहित र का संयोग। स्वर रहित र का संयोग, स्वर रहित र का संयोग पहला है। स्वर रहित र का संयोग। स्वर रहित र का संयोग कैसा होता है? तो जब र वर्ण स्वर रहित होता है तो इसे व्याकरण की भाषा में रेफ कहा जाता है। स्वर रहित होने की स्थिति में यह अगले व्यंजन के ऊपर रेफ चिन्ह के रूप में लगता है। क्या होता है कि स्वर रहित र होने पर, स्वर रहित र होने पर व्यंजन संयोग करते समय, स्वर रहित र होने पर व्यंजन संयोग करते समय यह र अगले, यह र अगले व्यंजन वर्ण पर रेफ रूप में लगता है। जैसे कार्य, सर्म, धर्म, शौर्य आदि। पहली स्थिति क्या है कि स्वर रहित
र का व्यंजन से संयोग, तो र वर्ण जब स्वर रहित होता है तो इसे व्याकरण की भाषा में रेफ र कहा जाता है। स्वर रहित होने की स्थिति में यह अगले व्यंजन के ऊपर रफ रूप में लगता है। जैसे हमने 3-4 उदाहरण दिया, कार्य, सर्व, धर्म, सौर आदि। यहां यह हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो रेफ का चिन्ह होता है वह अगले व्यंजन के पश्चात आने वाले स्वर पर लगता है। कहां पर लगता है? यह जो र का चिन्ह होता है यह मैं पर नहीं लगता है, यानी यह मैं पर जो स्वर लगा, मैं के साथ जो स्वर लगा हुआ है उसके साथ लगता है। हमें इस बात को स्पष्टता से समझना चाहिए कि रेफ का चिन्ह अगले व्यंजन के पश्चात आने वाले स्वर पर लगता है। किस पे लगता है? आने वाले स्वर पर, अगले व्यंजन पर नहीं लगता है। रेफ का चिन्ह कहाँ लगता है? अगले व्यंजन पर नहीं लगता है, बल्कि अगले व्यंजन पर के साथ आने वाले स्वर पर लगता है। अगले व्यंजन के साथ आने वाले स्वर पर लगता है। यदि क्या हो, यदि रेफ के बाद स्वर रहित व्यंजन फिर आ जाए तो रेफ का चिन्ह लेखन की दृष्टि से उसके बाद आने वाले व्यंजन के स्वर पर लगेगा। यानी क्या होता है कि यदि रेफ रहे और उसके बाद कोई स्वर रहित व्यंजन वर्ण आ जाए, कोई अधूरा व्यंजन वर्ण आ जाए, तो उस पर रेफ का चिन्ह नहीं लगेगा, बल्कि उसके पश्चात जो व्यंजन वर्ण आएगा और उसमें जो स्वर रहेगा उसके साथ लगेगा। जैसे पुनर्व्याख्या, क्या होगा? पुनर्व्याख्या। इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? तो प उ धन न अ धन र धन व धन य धन आ धन ख धन य धन आ। देखिए, प उ पु न र पुनर, फिर व य आ व्या, ख या व्याख्या। यानी न र जो है वह उच्चारण के पहले कहाँ है? उच्चारण के पहले उच्चारण में वह के पहले ही आता है। पुनर्व्याख्या किस रूप में आता है? पुनर्व्याख्या। लेकिन लेखन में कहाँ आता है? यह वह के बाद आ रहा है। वह की कहाँ आ रहा है? बाद में आ रहा है। देख लीजिए, पुनर्व्याख्या, लेकिन यह वह के बाद, यानी यह के आ पर लगा हुआ है, रेफ का चिन्ह लगा हुआ है, जो वह यह व्याख्या वाले या में जो आ है उस पे लगा हुआ है। तो एक बार इस नियम को और समझ लीजिए, हो सकता है आपको कोई संशय आ गया हो कि रेफ का चिन्ह अगले व्यंजन के, रेफ का चिन्ह क्या होता है? अगले व्यंजन के पश्चात आने वाले स्वर पर लगता है। यदि रेफ के बाद स्वर रहित व्यंजन आ जाए तो रेफ का चिन्ह लेखन की दृष्टि से उसके बाद आने वाले व्यंजन के स्वर पर लगता है, जबकि उच्चारण प्रथम स्वर रहित व्यंजन के पूर्व ही होता है। हमने देखा पुनर्व्याख्या, उसी प्रकार एक शब्द है पुनर्ख्याति, और इस प्रकार से शब्द हैं। दूसरी स्थिति क्या बनती है? पहली स्थिति क्या है कि स्वर रहित र का संयोग। तो दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है स्वर सहित, इसको चूंकि चलिए, स्वर सहित र का संयोग, स्वर सहित र का संयोग। र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र अपने से पहले आने वाले व्यंजन वर्ण के साथ, अर्थात स्वर रहित व्यंजन वर्ण के साथ दो रूपों में लग जाता है। यानी र क्या करता है? यदि र स्वर रहित होता है तो यह
यह, इस प्रकार लिख लीजिए, स्वर सहित स्वर सहित र वर्ण, स्वर सहित र वर्ण अपने से पूर्व आने वाले, स्वर सहित र वर्ण अपने से पूर्व आने वाले, अपने से पूर्व आने वाले व्यंजन वर्णों के साथ, व्यंजन वर्णों के साथ दो रूपों, इस रूप में तथा इस रूप में, दो रूपों में संयोग, दो रूपों में संयोग करता है। क्या कह रहा है कि स्वर सहित र का संयोग, तो स्वर सहित र वर्ण अपने से पहले आने, पूर्व या पहले आने वाले व्यंजन वर्णों के साथ दो रूपों में, यानी खड़ी पाई में जो बाईं तरफ, खड़ी पाई में जो बाईं तरफ चिन्ह लगा हुआ होता है उसके रूप में, तथा उल्टे वी के रूप में, तथा उल्टे वी के रूप में जोड़ा जाता है। पूर्व के व्यंजन वर्ण के पैर, या यह क्या होता है, यह पहले के व्यंजन वर्ण के पैर अथवा पाद में लगने के कारण इसे पदेन र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पदेन र कहा जाता है। और इसका प्रयोग कितने रूपों में पाया जाता है, तो इसका प्रयोग दो रूपों में पाया जाता है। किस किस रूप में पाया जाता है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जब स्वर सहित र वर्ण अपने से पूर्व आने वाले स्वर रहित व्यंजन वर्ण के साथ संयोग करता है, तो वह दो रूपों में करता है। कौन कौन से रूप में करता है, तो वह एक तो खड़ी पाई के साथ, खड़ी पाई के साथ बाएं तरफ एक तिरछी लाइन बनी होती है, और कुछ व्यंजन वर्णों के साथ वह उल्टे वी के रूप में संयोग करता है। तो आइए हम लोग इसकी दोनों स्थितियां देख लेते हैं। वह दोनों स्थितियां कौन कौन सी हैं, तो पहला होता है कि पाई वाले अर्थात अंत पाई व मध्य पाई वाले व्यंजनों में। पहली स्थिति क्या होती है, पाई वाले व्यंजन वर्ण के साथ, पाई वाले व्यंजन वर्ण के साथ र का संयोग, पाई वाले व्यंजन वर्ण के साथ र का संयोग। तो पाई वाले व्यंजन वर्ण अर्थात अंत पाई व मध्य पाई वाले व्यंजनों में इसका प्रयोग पाई के साथ एक तिरछी रेखा के रूप में होता है। किस रूप में होता है, कि पाई रहती है और उसके साथ एक तिरछी रेखा के रूप में इसका प्रयोग होता है। किसके रूप में होता है, तो तिरछी रेखा के रूप में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पाई से क्या मतलब होता है, पाई से मतलब होता है खड़ी लाइन। जब ऐसी खड़ी लाइन वाले स्वर रहित व्यंजनों से र जुड़ता है, तो वह पाई के साथ एक बाईं तरफ तिरछी रेखा के रूप में जुड़ता है। अब कैसे किसमें किसमें जुड़ता है, जैसे यदि क और र का संयोग होता है तो कैसा होता है, एवं क्रय इस रूप में जुड़ता है। पै के साथ र का संयोग होता है तो कैसे जुड़ता है, वह प्रय इस रूप में जुड़ जाता है। मैं के साथ र का जब संयोग होता है तो किस रूप में जुड़ता है, तो मैं इस रूप में जुड़ जाता है। तो पाई वाले व्यंजन वर्ण अर्थात अंत पाई व मध्य पाई के साथ जुड़ते समय क्या करता है, वह एक खड़ी रेखा के नीचे बाईं तरफ एक तिरछी लाइन के रूप में जुड़ जाता है। अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्णों द और है के साथ भी यह इसी रूप में जुड़ता है। यह क्या करता है,
यह किसके साथ जुड़ता है? तो अंतपाई व मध्यपाई वाले व्यंजन के साथ, अंतपाई व मध्यपाई वाले, या कह सकते हैं पूंछ वाले व्यंजन के साथ, अंतपाई व मध्यपाई वाले व्यंजन के साथ। लेकिन एक शर्त इसमें और है, क्या है कि अधूरी पाई वाले व्यंजन द तथा अधूरी पाई वाले व्यंजन द तथा है के साथ भी यह इसी रूप में, किस रूप में? यह इसी रूप में तिरछी लाइन के रूप में जुड़ता है। नियम पहला क्या कह रहा है कि पाई वाले व्यंजन वर्ण के साथ रह का संयोग अर्थात अंत पाई व मध्य पाई वाले व्यंजन के साथ यह किस रूप में जुड़ता है? तो खड़ी पाई के साथ बाईं तरफ एक तिरछी रेखा निकली होती है। लेकिन अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन में दो व्यंजन वर्ण है द और है के साथ भी यह क्या करता है कि तिरछी लाइन के रूप में ही यह जुड़ जाता है। जैसे द है और र है, क्या लिख सकते हैं इसको? द्र, इस रूप में लिख देंगे। इसी प्रकार है प्लस र है तो इसको क्या लिख सकते हैं? हर, इस रूप में लिखा जाता है। अब द्र का क्या है उदाहरण? तो इसको द्रव, और इसी प्रकार हर का क्या है? तो इसको हरास, इस रूप में यह लिखा जाता है। यदि हम लोग जो अधूरी खड़ी पाई वाला है इसमें हलंत के द्वारा, तो इसको यदि हम इस रूप में द्रव लिखें तो क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। इसी प्रकार है हरास को अगर हम इस रूप में लिखें तो यह क्या हो जाएगा? यह भी गलत हो जाएगा। अर्थात दो अधूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं जिनमें द और है, जिनमें यह तिरछी लाइन के रूप में र जुड़ा रहता है। र हिंदी के लेखन में र बहुत ही अधिक रूप बदलता है। यह अपने आप में क्या है? यह अपने आप में अनूठा है। यह क्या है? अपने आप में वह अनूठा है। यह अपने लेखन के लिए क्या होता है? यह अपने आप में अनूठा है। फिर है स के साथ, यानी स्वर रहित स के साथ र संयोग करके एक नया रूप क्या बना लेता है? श्रय, इस तरह से श्रय बनाता है। हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण का जब संयोग देखे थे तो यह आया था, यानी जब यह स्वर रहित स के साथ र संयोग करेगा तो यह क्या करेगा? एक नया रूप यह धारण कर लेता है। यह एक नया रूप धारण कर लेता है। पर हमने तो यह देख लिया कि पाई वाले व्यंजन के साथ अर्थात अंत पाई व मध्य पाई वाले व्यंजन के साथ यह क्या करता है? तो यह क्या करता है कि पाई के साथ यह एक बाएं तरफ तिरछी रेखा के रूप में जुड़ जाता है। लेकिन अधूरी पाई वाले दो व्यंजन द और ह भी यह तिरछी लाइन के रूप में ही यह जुड़ते हैं। और अब देख लेते हैं कि दूसरी स्थिति क्या होती है? अधूरी पाई वाले
अधूरी पाई वाले व्यंजन वर्ण के साथ, अधूरी पाई वाले व्यंजन वर्ण के साथ स्वर सहित र का संयोग। तो यह क्या करता है? द तथा है को छोड़कर, द तथा है को छोड़कर अन्य अधूरे पाई वाले द तथा है को छोड़कर अन्य अधूरे पाई वाले व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ र उल्टे वी के रूप में जुड़ता है। उल्टे वी के रूप में जुड़ता है। अधूरी पाई वाले व्यंजन हमने बताया कि 7 व्यंजन वर्ण है, जिसमें न है, ट, ठ, ड, ढ, द और है। तो द और है किस रूप में जुड़ते हैं? तो तिरछी लाइन के रूप में। न के साथ र का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। ठ और ढ के साथ भी र का कोई भी संयोग हिंदी में दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो अधूरी पाई वाले कितने व्यंजन बचे? तो 2 ही व्यंजन बचे। कौन कौन से? ट और ड। इनके साथ ट के साथ र का संयोग क्या होता है? तो इस रूप में होता है, ट्र। क्या बन जाता है? ट्रक। उसी प्रकार ड धन र क्या बन जाता है? ड्र। और बनता कौन सा शब्द है? तो ड्रम। तो हमने र की कौन कौन सी स्थितियां देखी? तो पहला देखा कि पाई वाले व्यंजन अर्थात अंत पाई व मध्य पाई वाले व्यंजन के साथ किस रूप में आता है? तो खड़ी पाई के साथ तिरछी लाइन के रूप में आता है। लेकिन इसी में 2 व्यंजन वर्ण और आ जाते हैं। कौन कौन से? अधूरी पाई वाले व्यंजन द और है, उसमें कौन सा जुड़ता है? तो चूंकि पाई नहीं रहता है तो पाई के साथ तिरछी लाइन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या होता है? यह केवल तिरछी लाइन के साथ जुड़ जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यह अर्ध खड़ी पाई वाले व्यंजन के साथ क्या करता है? तो यह उल्टे वी के रूप में जुड़ जाता है। यह क्या करता है? उल्टे वी के रूप में जुड़ जाता है। तो 7 अधूरे या आधे खड़े पाई वाले व्यंजन है। न के साथ र का कोई संयोग नहीं होता है। ठ और ढ के साथ भी कोई संयोग नहीं होता है। तो 3 निकल गए। द और है तिरछी लाइन के रूप में जुड़ जाते हैं। तो ट और ड बचे। ये क्या करते हैं? यह उल्टे वी के साथ, यह उल्टे वी के रूप में, यह उल्टे र के साथ क्या करते हैं? यह उल्टे वी के रूप में जुड़ जाते हैं। और बचे जो चौथा व्यंजन वर्णों का लेखन तरीका था, क्या था कि बिना पाई वाले व्यंजन वर्ण। तो बिना पाई वाले व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? छ है और र है। तो हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है कि हिंदी में छ स्वर रहित कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता है। अब चूंकि र यहाँ पर है, तो यदि र का साथ संयोग स्वर रहित र के साथ होता है तो किस रूप में होता है? वह पदेन, वह रेफ ही रूप में हो जाता है। यदि स्वर रहित र के साथ संयोग होता है तो किस रूप में होता है? वह पदेन रूप में ही, पदेन में नहीं, वह रेफ रूप में हो जाता है। कैसे? जैसे फुर्र, इस रूप में हो जाता है। यानी यदि स्वर रहित र का
रै के साथ संयोग होता है तो वह किस रूप में हो जाता है? तो वह किस रूप में हो जाता है? वह रफ के रूप में हो जाता है। यदि स्वर रहित रै का, तो इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए। यदि स्वर रहित रै का संयोग, यदि स्वर रहित रै का संयोग स्वर सहित रै से होता है तो शब्द मध्य व शब्दांत में रेफ रै के रूप में ही होता है। जैसे क्या है कि यदि स्वर रहित रै का संयोग स्वर सहित रै से होता है तो शब्द मध्य व शब्द के अंत में वह रफ के स्वरूप में जो होता है। जैसे कुर्रम, इसी प्रकार है फुर। शब्द के प्रारंभ में या शब्दारंभ में रै से संयोग, अर्थात स्वर रहित रै का स्वर सहित रै से संयोग दृष्टिगोचर नहीं होता है। यदि स्वर रहित रै का संयोग स्वर सहित रै से होता है तो शब्द मध्य व शब्दांत में रफ के रूप में ही होता है। जैसे कुर्रम में है और फुर्र में है। शब्दारंभ में स्वर रहित रै का स्वर सहित रै के साथ संयोग, स्वर रहित रै का स्वर सहित रै के साथ संयोग बहुत ही मुश्किल से दिखाई पड़ता है, या कहिए कि कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो हम लोगों ने रै के विषय में पढ़ा। हिंदी में शब्दों का एक ऐसा जोड़ा है जिसमें हिंदी के चारों रूप, तो 3 रूप हमने देख लिया। कौन कौन सा? हमने देखा कि वह खड़ी पाई के साथ रै आता है, इस रूप में आता है और इस रूप में आता है। और रै एक कैसा आता है? तो रै एक अपने ओरिजिनल रूप में आता है। हिंदी में एक ऐसा शब्द है या शब्दों का समूह है जिसमें यह रै के चारों रूप पाए जाते हैं। हिंदी में शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका बहुधा प्रयोग होता है, उसमें रै के चारों रूप पाए जाते हैं। वह शब्द कौन सा है? तो वह शब्द है राष्ट्रीय कार्यक्रम। वह शब्द कौन सा है? वह शब्द है, शब्द नहीं कह सकते हैं, शब्दों का समूह है। वह शब्द कौन सा है? तो वह है राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसमें रै के चारों रूप पाए जाते हैं। कौन सा ऐसा शब्द समूह है या कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें रै के चारों रूप पाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय कार्यक्रम एक ऐसा शब्द है जिसमें रै के चारों रूप पाए जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम एक ऐसा शब्द समूह है जिसमें रै के चारों रूप पाए जाते हैं। आइए हम लोग अब अगले व्यंजन वर्ण के विषय में देख लेते हैं। तो हमने रै के विषय में देखा
र अपने आप में एक अनूठा व्यंजन वर्ण है जो 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 संयोग करते समय, स्वर के संयोग करते समय भी अपना एक अलबेला अनोखा रूप बनाता है। यह ह्रस्व तथा ऊ, ह्रस्व और दीर्घ ऊ के साथ यह एक अलग रूप बनाता है। उसी प्रकार यह व्यंजन वर्णों के साथ भी संयोग करके क्या करता है, एक अलग रूप बनाता है। अब आइए हम लोग अब स व्यंजन वर्ण के विषय में देख लेते हैं। स व्यंजन वर्ण के विषय में देख लेते हैं। तो कौन सा है, स व्यंजन का संयोग, स व्यंजन का संयोग हम लोग देख लेते हैं। तो स क्या है, स एक खड़ी पाई वाला व्यंजन है। हिंदी में स ध्वनि के लिए दो रूप के वर्ण प्रचलित हैं। क्या है यह एक खड़ी पाई वाला व्यंजन वर्ण है। खड़ी पाई वाला व्यंजन वर्ण है। इसके कितने रूप पाए जाते हैं, तो इसके दो रूप पाए जाते हैं। इसके दो रूप पाए जाते हैं। कौन कौन सा है, तो पहला है यह इस रूप में पाया जाता है और यह इस रूप में भी पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, यह इन दोनों रूपों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि संस्कृत में स ध्वनि के लिए दो चिन्ह बनाए गए हैं। वह दोनों चिन्ह क्या हैं, स और स इस प्रकार से हैं। दोनों चिन्ह क्या हैं, यह दोनों चिन्ह इस प्रकार से, यह दोनों चिन्ह अलग अलग स्थितियों के लिए निर्धारित हैं। यह दोनों चिन्ह क्या हैं, अलग अलग स्थितियों के लिए निर्धारित हैं। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है स धन री अथवा स धन री अथवा र। तो यह किस रूप में होता है, स और री के संयोग करते समय किस रूप में आ जाता है, इस रूप में। और र के साथ यह संयोग करते किस रूप में आ जाता है, वह इस रूप में आ जाता है। ठीक है। दूसरा है स धन अन्य वर्ण, स धन अन्य वर्ण के साथ यह किस रूप में आता है, तो यह इस रूप में आ जाता है। यह इस रूप में आता है। जैसे क्या है कि श्वास, क्या है, श्वास इस रूप में आ जाता है। और क्या आता है, श्याम, और क्या आ जाता है, श्याम। यह किस में आता है, यह आता है श्रृगाल। यह किस रूप में आता है, तो यह आ जाता है श्री इस रूप में। यानी ये क्या है, स एक खड़ी पाई वाला व्यंजन वर्ण है। इसके दो रूप पाए जाते हैं। कौन कौन सा रूप पाया जाता है, तो यह स री और र के लिए अलग चिन्ह पाया जाता है और स और एन वर्णों के लिए अलग रूप में पाया जाता है। मानक वर्तनी में उन्हीं रूपों को प्राथमिकता दी जाती है जो संस्कृत में प्रचलित हैं। कहीं कहीं स्वास्थ्य संश्लेषण दोनों रूप में प्रचलित हैं और इनका दोनों रूप भी मानक है। तो आज की कक्षा में हम लोग वर्ण संयोग के कुछ नियम पढ़े हैं। यह एक कक्षा में नहीं पूरा हो पाएगा, तो बाकी की नियम, बाकी की बातें अगली कक्षा में होंगे। इस कक्षा को सपोर्ट दीजिए और साथ ही अगली कक्षा को देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस कक्षा को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।